Hello students of Standard 7, good morning all of you. Today we read subject civics, chapter 1st, the Constitution of India, part 4, page number 117. In previous classes we have already read about Constitution, its meaning, organs of the government, the making of the Indian Constitution, role of the Constituent Assembly, the preamble and its important features, the objective of the Constitution. Now we read salient features of the Constitution. तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के. लिस्टेड बिलो द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज क्लियरली शो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड ब्लेंड ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. तो हमने पढ़ाया था कुछ पॉइंट्स के बारे में, बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, ये कठोर भी है, लचीला भी है. ये भी हमने पढ़ाया था. सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पर जो कि मतलब कि एक हरित नागरिकता के बारे में बताया था कि इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. इट मीन्स पीपुल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, नॉट ऑफ एनी स्टेट. दैट मीन्स कि इंडिया जो भारत का जो नागरिक जो लोग होते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं, सिर्फ अपने देश के होते हैं, नॉट ऑफ एनी स्टेट या फिर किसी स्टेट के नहीं होते हैं. इस तरह से हमने बताया था स्टूडेंट. उसके बाद से ये भी बताया था लेंथियस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बताया था कि जो वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे स्टूडेंट, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंथियस है, बहुत लंबा है और वो काफ़ी विस्तृत है. ये आवर नेक्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो भारत का संविधान है स्टूडेंट, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. फेडरलिज्म, पहले हम ये जानेंगे स्टूडेंट कि फेडरलिज्म होता क्या है. Federalism means there are more than one level of the government and the power of the government is divided amongst them in India. याद आना होगा आप लोग को स्टूडेंट कि हमने पढ़ाया था लेवल्स के बारे में. There are two levels of the government, the central and the state level. Central and state, the constitution provide for the federal form government. Federalism इसका मतलब स्टूडेंट होता है कि means there are more than one level to government. तो एक से ज्यादा जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग देम. और जो मतलब कि सरकार की जो ताकत होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उस लेवल में उसको डिवाइड किया जाता है. जिस तरह से हम जानते हैं कि इंडिया में 2 लेवल्स है गवर्नमेंट के, द सेंट्रल एंड स्टेट. दिस पावर वेयर क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप इतना जान लो, समझ लो, संविधान में हर कुछ लिखा हुआ है, उनके पावर को बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है. दो लॉज ऑन द अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो भी लॉज होते हैं और मतलब कि नेशनल के इसके होते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट्स आर मेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा जो होते हैं आर मेड बाय, बनाए जाते हैं. दीज लॉज आर अप्लाइड टू ऑल स्टेट्स. और ये लॉज जो होते हैं वो हर स्टेट्स में अप्लाइड होते हैं. इंडिविजुअल स्टेट्स मेक देयर ओन लॉ सुटेबल टू देयर नीड्स. ये भी आप समझ लो कि कोई स्टेट से अगर हम बात करेंगे तो अगर उसकी नीड्स होगी, उसकी जरूरत होगी, तो वो अपना लॉ बना सकता है. देयर ओन लॉ सुटेबल फॉर दीज देयर नीड्स. स्टेट मेक्स देयर ओन लॉ. दे आर अप्लाइड टू दैट स्टेट्स ओनली. जिस स्टेट में लॉ बना है वो लॉ जरूरत के मतलब अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वो लॉ उसी स्टेट में अप्लाई होंगे. आवर नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. तो इससे भी आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट कि मैंने जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया था कि जितने ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स हमने पढ़ाए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. जुडिशियरी एक ऐसा ऑर्गन है स्टूडेंट की बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बहुत सारे मामलों में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो भारतीय संविधान जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एस्टेब्लिश करता है. इट इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो कार्यपालिका जो होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल उसके कंट्रोल से फ्री होता है. द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कैन नॉट रिमूव द जज. तो ये पावर नहीं है प्राइम मिनिस्टर को. स्टूडेंट्स आप समझ लो कि जुडिशियल सिस्टम का एक अलग ही पावर होता है, उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है. प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर, सो वो उसको उस जज को रिमूव, जो जज होते हैं उसको रिमूव नहीं कर सकते. अ प्रॉपर प्रोसीजर हैज बी फॉलोड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द जज. इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑलरेडी स्टूडेंट ये संविधान में मेंशन कर दिया गया है कि अगर जज के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके सारे प्रॉपर प्रोसीड्यूर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जिसको फॉलो करना पड़ता है उन्हें.
तो our next point, parliamentary form of government is very important point students, all are important. parliamentary form of government, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री है, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारा भारतीय संविधान जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है. इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट आर चूजन बाय द पीपल. तो मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. दे आर असाइन द टास्क टू रन द कंट्री. वो साइन करते हैं जो भी कंट्री मतलब उनका टास्क होता है कि कैसे देश को चलाना है. अंडर दिस सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं. अंडर सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज नॉट ऑल पावरफुल एंड इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट ऑल पावरफुल एंड मेड रिस्पॉन्सिबल टू द रिस्पॉन्स. तो वो मतलब कि पूरी तरह से कहेंगे वो पावरफुल नहीं होता और बिल्कुल ये लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेचर जो होते हैं, ऑर्गेन्स जो होते हैं, इनका काम होता है विद द कैबिनेट्स. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. तो स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो हम लोग को पता है कि अगर देश के प्रधान की बात करते, हेड की बात करते, वो प्रेसिडेंट इज द हेड, प्रेसिडेंट हेड होता है. लेकिन स्टूडेंट आप जान लो कि होते हैं प्रेसिडेंट के, उसका इस्तेमाल वो प्राइम मिनिस्टर करता है. ठीक है, और ये बिल्कुल एक्चुअल और बिल्कुल मतलब कि रियल पावर माना जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास होता है. ये बिल्कुल मतलब कि वास्तविक प्रधान माना जाता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो हमने पहले भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है जिसको हम कार्यपालिका हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट, तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं. इट्स आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फंडामेंटल राइट्स. स्टूडेंट, तो हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे. द फंडामेंटल राइट रिफर टू बेसिक राइट ऑफ अ सिटीजन. ये रिफर करता है सिटीजन के बेसिक राइट्स को. स्टूडेंट, आपको पता है इस राइट्स से ही जो अधिकार हमें मिले हैं, हम इतने सारे मतलब कि जो हमारा वेलफेयर होता है, जो भी हमें हमारी फुलफिलमेंट होती है स्टूडेंट, जिसके जरिए हम बिल्कुल अपनी लाइफ को आसानी से जीते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स ही. दीज आर रिगार्डेड एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल. जो कि रिगार्डेड करता है जो भी इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल है उसके लिए ओवर एसेंशियल है. दिस राइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली. ये राइट्स जो होता है इसका मतलब कि स्टूडेंट्स मेकिंग अ गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली में इसकी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इसकी. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड 6 फंडामेंटल राइट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि 6 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, और ये भी हम लोग जान लेंगे जैसे कि हमने पहले आर्टिकल के बारे में पढ़ा था कि ओरिजिनली हैड 305 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, लेकिन बाई 2000 दिस काउंटेड इंक्रीज, जिसमें बढ़ोतरी हुई, ये बढ़ा, जो बढ़ करके 442 आर्टिकल्स हुआ और 8 शेड्यूल से वो 12 शेड्यूल्स हुआ. तो उसी में से आर्टिकल से स्टूडेंट याद रखना, आर्टिकल्स 14 to 18 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया. राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी दैट मींस की समानता का अधिकार. सेकेंड राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 19 to 22 में बताया गया है. पॉइंट नंबर 3 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट मींस शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी अगर शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हमें ये अधिकार प्राप्त है स्टूडेंट कि हम उसके खिलाफ जाएं, हम उसके खिलाफ जाए. इसके लिए जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था होती है ऑलरेडी. आर्टिकल 23 एंड 24 में इसकी चर्चा की गई. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है स्टूडेंट. हम मतलब रिलीजन प्रैक्टिस के लिए या फिर उसके स्प्रेड के लिए हम बिल्कुल फ्री है. आर्टिकल 25 to 28 में इसके बारे में बताया गया. कल्चरल एजुकेशन राइट्स, अगर हम आपको ये कहेंगे कि सांस्कृतिक और मतलब कि जो शैक्षणिक अधिकार होते हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, कुछ बातें होती हैं स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए जो आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है. द फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले स्टूडेंट, जैसे कि जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे वेलफेयर के लिए, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य. अब हम इतने सारे राइट्स का एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है देश के प्रति. सिंस पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, इट इज देयर ड्यूटी टू बी समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन रिटर्न. तो जिस तरह से कि हमें बेनिफिट मिलता है फंडामेंटल राइट से, इसी तरह से ड्यूटी भी बनती है टर्न में, हमारा कर्तव्य भी बनता है. दिस ड्यूटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. It is expected
फ्रॉम एवरी सिटीजन टू फॉलो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये भी जान लो स्टूडेंट की जो भी सिटीजन, हर एक सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो मौलिक कर्तव्य है उनको फॉलो करे। दिस वेयर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जिस तरह से हमने और भी इससे पहले बताया था, सोशलिस्ट और भी बताया था कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट नहीं है, इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसका पार्ट नहीं है। दिस वे इंक्लूडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट इन ईयर 1976। तो 1976 में 42 अमेंडमेंट द्वारा इसे उसमें इंक्लूड किया गया। तो आवर लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइंस। तो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के लिए। दीज आर मेंशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। दीज आर नॉट इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट। ये जो कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ, बट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉज बना रहे हैं, क्रिएटिंग लॉज और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, अगर लॉ बना रहे हैं, पॉलिसीज को वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो कुछ बात उनके माइंड में रखा जाता है, इस बात को फॉलो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बात को वो फॉलो करें स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये जो चैप्टर था हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर टुडे कंप्लीटेड। क्विक रिवीजन आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। वैसे भी क्विक रिवीजन मुझे पता है कि आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज समझ में आएगा और खुद ब खुद क्विक रिवीजन बनता जाएगा। वैसे मैं पीडीएफ बना करके क्वेश्चन जो भी होते हैं डाउट वो मैं आपको भेजती जा रही हूँ। गिव वन वर्ड आंसर। व्हाट मीन्स प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एमॉन्ग द डाइवर्स पीपल ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रेटर्निटी। मैंने पढ़ाया था व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन डज इंडिया हैव? सिंगल सिटीजनशिप। इन विच आर्टिकल इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मेंशन? तो मैंने पहले बताया था आर्टिकल 32 में इसको मेंशन किया गया है। इसके बारे में टिक द करेक्ट आंसर। द इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर एट द सेंटर। तो ये एक्सिक्यूटिव के पार्ट से स्टूडेंट मैंने बताया था। इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो मैं इसे प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। डेमोक्रेसी यहाँ होगा स्टूडेंट, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं पीडीएफ बना करके क्वेश्चन आंसर, डिफिनेशंस, गिव रीजंस का मैं भेजती रहूंगी। ओके ये पिक्चर स्टडी है स्टूडेंट। ऐसे पिक्चर स्टडी आपके और भी चैप्टर्स में आप इसे जरूर बनाना। ओके इसे जरूर टच करना, पढ़ना। इसे देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि इमेज को देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डिड इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो दिया हुआ है ये आप बताओ कि किस गवर्नमेंट ऑर्गन, कौन से ऑर्गन से इसका है? तो ये होगा जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियरी। स्टूडेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑर्गन्स। तो आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में स्टूडेंट कि इसके पावर्स क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव पावर्स टू द थ्री प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो आप इस तरह से दे सकते हो। द पार्लियामेंट, द सेनेट, द स्टेट असेंबली, द स्टेट आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जुडिशियल सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये भी देख सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिव्यूइंग द लॉज क्रिएटेड बाय द जुडिशियरी। ये इसके पावर्स है स्टूडेंट्स। ओके जिसे आप कॉपी में जरूर बनाओगे। तो अब आपके होमवर्क का टाइम आ गया है। नोट्स योर होमवर्क इन योर स्कूल डायरी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ बनाने के लिए। ओके आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल organs of the governments? Briefly, question number second. I repeat first question. What are the three principal organs of the government? Question number 2. Briefly explain the power of these organs. तो आपको बिल्कुल जो भी पावर है इस organs को उसको explain करना है। Okay student, today class is completed. Thank you.